नमस्ते, मैं चंद्रशेखर आप सभी को मैं अपने चैनल डिलीजेंट एकेडमी में स्वागत करता हूं। हम लोग बिहार एसएससी के लिए एक मैथ का सीरीज स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोग प्रत्येक दिन बिहार एसएससी में आए हुए मैथ का प्रीवियस क्वेश्चन और उस पर आधारित मैथ का क्वेश्चन कर रहे हैं। चलिए आज उस सीरीज में हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको सबसे पहले लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है, एक पुलिसकर्मी को 400 मीटर की दूरी पर चोर दिखता है। जब पुलिसकर्मी पीछा करने लगता है तो चोर भी भागने लगता है। यदि चोर की चाल 32 किलोमीटर पर घंटा है और पुलिसकर्मी की चाल 40 किलोमीटर पर घंटा है तो पुलिसकर्मी द्वारा पकड़े जाने से पहले तक चोर कितनी दूरी तक भाग चुका होगा। हमसे पूछ कह रहे हैं, चोर द्वारा तय की गई दूरी पूछ रहे हैं। अब देखिए हमें क्वेश्चन में दिया कि पुलिसकर्मी को 400 मीटर की दूरी पर चोर दिख रहा है। जब पुलिसकर्मी चोर का पीछा करना शुरू कर रहे हैं तो चोर भी आगे की तरफ भाग रहे हैं। तो देखिए जितना समय में पुलिसकर्मी चोर को पकड़ेगा उतना समय के लिए चोर भी आगे की तरफ भागा होगा, यानी दोनों के भागने का समय क्या है, सेम है। तो देखिए हमारा कंसेप्ट होता है कि जब हमारा टाइम सेम हो तो जो हमारा स्पीड का रेशियो होता है वही हमारा डिस्टेंस का रेशियो होता है। अब देखिए दोनों के भागने का समय क्या है, सेम है, और हमें क्वेश्चन में दोनों का स्पीड दिया हुआ है। तो हम यहां से सबसे पहले दोनों के स्पीड का रेशियो निकालेंगे। जो हमारा स्पीड का रेशियो निकल के आएगा वही हमारा डिस्टेंस का रेशियो होगा, क्योंकि दोनों का समय क्या है, सेम है। तो हम यहाँ सबसे पहले स्पीड का रेशियो निकालेंगे। तो चोर का स्पीड दिया हुआ है 32 किलोमीटर पर घंटा और पुलिसकर्मी का स्पीड दिया हुआ है 40 किलोमीटर पर घंटा। अब देखिए यहाँ से रेशियो निकालेंगे तो किलोमीटर पर घंटा से किलोमीटर पर घंटा कट जाएगा। हम इसे 8 से काटेंगे तो 32 जाएगा, 8 से 4 बार में, 40 को 8 से काटेंगे तो ये 5 बार में जाएगा। यहाँ से स्पीड का रेशियो निकल के आएगा 4:5। जो हमारा स्पीड का रेशियो होगा वही हमारा डिस्टेंस का रेशियो होगा, क्योंकि टाइम क्या है, सेम है, यानी डिस्टेंस का भी रेशियो हो जाएगा 4:5। अब देखिए पकड़े जाने के पहले तक चोर जो है 4 यूनिट दूरी तय किया होगा, तो पुलिसकर्मी को कितना दूरी तय करना पड़ा होगा, 5 यूनिट। अब देखिए यहाँ जो है पुलिसकर्मी को 1 यूनिट ज़्यादा दूरी तय करना पड़े। यहाँ जो है पुलिसकर्मी को 1 यूनिट ज़्यादा दूरी तय करना पड़े। 1 यूनिट ज़्यादा दूरी क्यों तय करना पड़े, क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया कि चोर जो है पुलिसकर्मी से 400 मीटर आगे है, यानी उस 400 मीटर के कारण पुलिसकर्मी को 1 यूनिट ज़्यादा दूरी तय करना पड़ रहा है। यानी यहाँ से इस 1 यूनिट का वैल्यू हमें क्या पता चल गया, इस 1 यूनिट का वैल्यू पता चल गया 400 मीटर। 1 यूनिट का वैल्यू पता चल गया 400 मीटर। और हमसे पूछ क्या रहा है कि पकड़े जाने के पहले तक चोर जो है कितना भाग चुका होगा। तो देखिए चोर कितना दूरी भाग रहा है, 4 यूनिट। हमें 1 यूनिट का वैल्यू पता है तो हम यहाँ से 4 यूनिट का वैल्यू निकाल सके। 4 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1600 मीटर हो जाएगा। यानी चोर जो है कितना दूरी तय किया होगा, 1600 मीटर। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 1600 मीटर निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है, फास्ट ट्रेन ए धीमी गति से चलने वाली ट्रेन बी की तुलना में 96 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे कम समय में तय करती है। यदि बी की औसत गति ए की तुलना में 16 किलोमीटर पर घंटा कम है तो ए की औसत गति है। हमसे पूछ के रहे ए की औसत गति पूछ रहे हैं। अब देखिए मैं क्वेश्चन में दिया कि बी की औसत गति ए की तुलना में 16 किलोमीटर पर घंटा कम है। तो देखिए हमने मान लिया कि ए की जो औसत गति है वो x किलोमीटर पर घंटा है। तो b की औसत गति कितनी हो जाएगी, b की औसत गति हो जाएगी x माइनस 16 किलोमीटर पर घंटा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, कि a को 96 किलोमीटर की दूरी तय करने में जितना समय लग रहा है b को उसके अपेक्षा 1 घंटा अधिक समय लग रहा है। तो देखिए हम यहाँ से दोनों का स्पीड मान लिए और हमें क्वेश्चन में दूरी दिया हुआ है, तो हम यहाँ से दोनों का समय निकाल सकते हैं। और दोनों के समय के बीच का अंतर कितना दिया हुआ है, 1 घंटा दिया हुआ है। तो देखिए b को जो है a के अपेक्षा ज़्यादा समय लग रहा है। तो देखिए b का हम समय निकालेंगे तो b 96 किलोमीटर जाएगा x माइनस 16 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से। तो समय कितना लग जाएगा, 96 बटा x माइनस 16 घंटा। अब देखिए a को जो है कितना समय लगेगा, 96 किलोमीटर जाने में a को समय लगेगा 96 बटा x घंटा का, और दोनों के समय के बीच का अंतर कितना देगा, 1 घंटा। यानी ये किसके बराबर हो जाएगा, 1 घंटा के बराबर हो जाएगा। अब देखिए हम इस इक्वेशन से x का वैल्यू निकाल सकते हैं। या तो हम इस इक्वेशन को सॉल्व करके x का वैल्यू निकाल लें, या हम यहाँ x का वैल्यू कुछ सोच लें। तो देखिए अगर हम यहाँ अगर पुट कर लें, x इक्वल टू 48,
x इक्वल टू 48 पुट करेंगे तो देखिए यहाँ x के 48 पुट करेंगे तो 48 में से 16 माइनस करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 32, ये हमारा हो जाएगा 96/32 हो जाएगा, माइनस ये हमारा हो जाएगा 96/48 इक्वल टू 1। अब देखिए 32 से अगर हम 96 को काटेंगे ये कितने बार में जाएगा 3 बार में, 48 से 96 को काटेंगे ये कितने बार में जाएगा 2 बार में, इक्वल टू 1। अब देखिए 3 में से 2 माइनस करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1 इक्वल टू 1, यानी यहाँ से x इक्वल टू हमें क्या पता चल गया 48 पता चल गया। और हमसे पूछ क्या रहा था a का स्पीड, और हमने a का स्पीड क्या मान के रखा था x किलोमीटर पर घंटा, और x का वैल्यू हमारा क्या निकल के आ गया 48 निकल के आ गया, यानी a का स्पीड क्या हो जाएगा 48 किलोमीटर पर घंटा हो जाएगा। हमारा आंसर क्या निकल गया 48 किलोमीटर पर घंटा निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया हुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है प्रकाश धारा की विपरीत दिशा में 32 किलोमीटर पर घंटा की चाल से और धारा की दिशा में 44 किलोमीटर पर घंटा की चाल से तैर सकता है। धारा की चाल क्या है, हमसे पूछ के रहे धारा की चाल पूछ रहे। अब देखिए एक बार जो है प्रकाश धारा की दिशा में जा रहा है और दूसरी बार धारा की विपरीत दिशा में जा रहा है। तो देखिए जब प्रकाश धारा की दिशा में जाएगा तो उस केस में क्या होगा, प्रकाश का स्पीड और धारा का स्पीड ऐड हो जाएगा, और जब प्रकाश धारा की विपरीत दिशा में जाएगा तो उस केस में क्या होगा, प्रकाश का स्पीड और धारा का स्पीड माइनस हो जाएगा। अब देखिए हम यहाँ मान लेते हैं कि प्रकाश का जो स्पीड है, प्रकाश का जो स्पीड है वो x किलोमीटर पर घंटा है, और जो धारा का स्पीड है वो y किलोमीटर पर घंटा है, अब देखिए हम यहाँ दोनों का स्पीड मान लिए, तो देखिए जब प्रकाश धारा की दिशा में जाएगा तो उस केस में क्या हो जाएगा, प्रकाश का स्पीड और धारा का स्पीड ऐड हो जाएगा, यानी ये हमारा क्या निकल के आ जाएगा, धारा की दिशा का स्पीड निकल के आ जाएगा। और हमें क्वेश्चन में धारा की दिशा का स्पीड क्या था 44 किलोमीटर पर घंटा, यानी ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 44 किलोमीटर पर घंटा के बराबर हो जाएगा। अब देखिए जब प्रकाश धारा की विपरीत दिशा में जाएगा तो उस केस में क्या होगा, प्रकाश का स्पीड और धारा का स्पीड माइनस हो जाएगा, यानी ये हमारा क्या निकल के आ जाएगा, धारा के विपरीत दिशा का स्पीड निकल के आ जाएगा। और हमें क्वेश्चन में धारा के विपरीत दिशा का स्पीड क्या दिया 32 किलोमीटर पर घंटा दिया हुआ है। अब देखिए यहां से हमारा 2 इक्वेशन निकल के आ गया, तो देखिए 2 इक्वेशन निकल के आ गया तो हम यहां से इन दोनों इक्वेशन से x और y का वैल्यू निकाल सकते हैं। और हमसे पूछ के रहे धारा की चाल, और हमने धारा की चाल क्या मान के रखा है y किलोमीटर पर घंटा, यानी हमें क्या निकालना है, y का वैल्यू निकालना है। तो देखिए y का वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को आपस में माइनस करेंगे। अब देखिए माइनस करेंगे तो हमारा सिंबल चेंज हो जाएगा, यानी यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब देखिए प्लस का x और माइनस का x हमारा कट जाएगा, हम इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2y इक्वल टू, इसे माइनस करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 12 किलोमीटर पर घंटा। अब देखिए यहाँ से हमारा y इक्वल टू निकल के आ जाएगा 6 किलोमीटर पर घंटा, और y हमने क्या मान के रखा है, धारा का स्पीड, यानी यहाँ से हमारा धारा का स्पीड क्या निकल के आ गया 6 किलोमीटर पर घंटा निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 6 किलोमीटर पर घंटा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया हुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन एक नाव बिंदु A से बिंदु B तक धारा के अनुकूल यात्रा करने तथा A और B के बीच स्थित एक मध्य बिंदु C पर वापस आने में 20 घंटे का समय लेती है। धारा की चाल 5 किलोमीटर पर घंटा है और स्थिर जल में नाव की चाल 10 किलोमीटर पर घंटा है। A और B के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। हमसे पूछ के रहे A और B के बीच की दूरी पूछ रहे। अब देखिए हमें क्वेश्चन में 2 बिंदु दिया हुआ है, A और B, 2 बिंदु दिया हुआ है A और B, इनके मध्य बिंदु हमें क्या दिया हुआ है, A और B के बीच मध्य बिंदु हमें क्या दिया, C दिया हुआ है। अब देखिए A से B तक धारा के अनुकूल नाव जा रही है, तो हमने मान लिया कि A और B के बीच की जो दूरी है वो 2x है, A और B के बीच की जो दूरी है वो 2x है। तो देखिए A और C के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, x हो जाएगी, क्योंकि ये क्या है मध्य बिंदु है, और C और B के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, x हो जाएगी। अब देखिए A से B नाव जा रही है धारा के अनुकूल, उसके बाद B से C तक वापस आ रही है, तो देखिए यात्रा में टोटल समय कितना लग रहा है, 20 घंटा का समय लग रहा है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में हमें नाव का स्पीड दिया है शांत जल में और धारा की स्पीड दिया है। तो देखिए जब नाव धारा की दिशा में जाएगी, तो उस केस में स्पीड क्या हो जाएगा, उस केस में नाव का स्पीड और धारा का स्पीड ऐड हो जाएगा, यानी धारा की दिशा का स्पीड हो जाएगा 10 + 5, ये हमारा हो जाएगा 15 किलोमीटर पर घंटा। और जब नाव धारा की विपरीत दिशा में जाएगी तो उस केस में क्या हो जाएगा, नाव का स्पीड और धारा की स्पीड माइनस हो जाएगा, यानी धारा के विपरीत दिशा का स्पीड हो जाएगा 10 - 5, ये हमारा हो जाएगा 5 किलोमीटर पर घंटा। अब देखिए
ए से बी यानी 2x की दूरी ना हो जा रही है धारा की दिशा में, तो देखिए इस 2x की दूरी जाने में समय कितना लग जाएगा। समय निकालने के लिए दूरी में हम स्पीड से भाग देंगे। स्पीड कितना है 15 किलोमीटर पर घंटा। तो यहां से हमारा क्या निकल के आ जाएगा, ए और बी के बीच की दूरी तय करने का समय निकल के आ जाएगा। अब देखिए बी से सी जब नाव आ रही है तो धारा की विपरीत दिशा में आ रही है। जब नाव गई है धारा की दिशा में तो वापस आएगी तो धारा की विपरीत दिशा में जाएगी। अब देखिए बी और सी के बीच की दूरी कितना है, बी और सी के बीच की दूरी है x, यानी x दूरी जब धारा की विपरीत दिशा में जाएगी तो समय कितना लग जाएगा, x/5 घंटा। अब देखिए यहां से हमारा क्या निकल के आ जाएगा, यात्रा का टोटल समय निकल के आ जाएगा। और हमें क्वेश्चन में यात्रा का टोटल समय क्या दे, 20 घंटा, यानी ये किसके बराबर हो जाएगा, 20 घंटे के बराबर हो जाएगा। अब देखिए यहां से एक हमारा इक्वेशन निकल के आ गया, तो हम इस इक्वेशन से x का वैल्यू निकाल सकते हैं। अब देखिए या तो हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर ले या हम यहाँ x का वैल्यू कुछ सोच ले, तो हम इसे सॉल्व ही कर लेते हैं। देखिए सॉल्व करेंगे तो यहाँ हमारा कितना है, 15 है, तो हम इसे भी 15 बनाएंगे। तो देखिए 15 बनाने के लिए हम ऊपर नीचे 3 से गुना करेंगे। देखिए 3 से गुना करेंगे तो हमारा हो जाएगा 3x, ये हमारा हो जाएगा 15। ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2x प्लस का 3x, ये हमारा हो जाएगा 5x/15 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 5 से 15 को काटेंगे 3 बार में जाएगा, क्रॉस गुना करेंगे तो यहां से हमारा x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अब देखिए x इक्वल टू क्या निकल के आ गया, यहां से हमारा x इक्वल टू 60 निकल के आ गया। और हमसे पूछ के रहे a और b के बीच की दूरी, a और b के बीच की दूरी क्या है, 2x है, तो हम यहां से 2x का वैल्यू निकाल सकते हैं। 2x का वैल्यू हो जाएगा 2 × 60, ये हमारा हो जाएगा 120 किलोमीटर। यहां से हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 120 किलोमीटर निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 120 किलोमीटर निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया है x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 इक्वल टू 14,159 है, तो x प्लस 1/x का संभव मान क्या है। हमसे पूछ के रहे x प्लस 1/x का संभव मान पूछ रहे। अब देखिए मैं क्वेश्चन में क्या दिया, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 14,159 दिया हुआ है। अब देखिए हम यहाँ से इसे क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ से इसे लिख सकते हैं x² का होल स्क्वायर प्लस 1/x² का होल स्क्वायर प्लस 2 गुने x² गुने 1/x²। अब देखिए यहाँ से हमारा x² से x² कट जाएगा, यानी हम इस साइड ऐड क्या करें, 2 ऐड करें। अगर हम इस साइड 2 ऐड कर रहे हैं तो हमें इस साइड भी 2 ऐड करना होगा। अब देखिए 14,159 में अगर हम 2 ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 14,161 हो जाएगा। अब देखिए ये हमारा किस फॉर्म में बन गया, ये हमारा बन गया a² प्लस b² प्लस 2ab के फॉर्म में बन गया। यानी हम यहाँ से लिख सकते हैं x² प्लस 1/x² का होल स्क्वायर। अब देखिए 14,161 को हम क्या लिख सकते हैं, 14,161 जो हमारा होता है वो 119 का स्क्वायर होता है, यानी ये हमारा हो जाएगा 119 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से हमारा निकल के आ जाएगा x² प्लस 1/x² इक्वल टू ये हमारा निकल के आ गया 119। अब देखिए हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है x प्लस 1/x, और यहाँ से हमारा क्या निकल के आ गया, x² प्लस 1/x² निकल के आ गया। तो देखिए दोबारा से हम इस साइड 2 ऐड करेंगे और इस साइड भी 2 ऐड करेंगे, तो ये हमारा किस फॉर्म में बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, और ये हमारा 2 ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 121 हो जाएगा। 121 किसका स्क्वायर होता है, 11 का, यानी यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारा हो जाएगा x प्लस 1/x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। यानी यहाँ से x प्लस 1/x का संभव मान क्या निकल के आ गया, 11 निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 11 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है यदि r प्लस 1/r इक्वल टू 11 है तो r³ प्लस 1/r बटे r² माइनस r प्लस 1 का मान ज्ञात कीजिए। हमसे पूछ के रहे r³ प्लस 1/r बटे r² माइनस r प्लस 1 का मान पूछ रहे हैं। हमसे पूछ रहे हैं r³ प्लस 1/r बटे r² माइनस r प्लस 1 का मान पूछ रहे हैं। तो देखिए यहाँ सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे हम गुना करेंगे 1/r से, ऊपर गुना करेंगे 1/r से और नीचे भी गुना करेंगे 1/r से। अब देखिए ऊपर गुना करेंगे तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा r² प्लस 1/r
आर स्क्वायर, नीचे गुना करेंगे तो यहाँ हमारा हो जाएगा आर, यहाँ हमारा हो जाएगा 1, यहाँ गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1/r। अब देखिए यहाँ से हम इसे लिख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस 1/r स्क्वायर बटे हमारा क्या हो जाएगा r प्लस 1/r माइनस 1। अब देखिए मैं क्वेश्चन में r प्लस 1/r इक्वल टू क्या दिया, 11 दिया है, तो हम यहाँ वैल्यू क्या पुट करेंगे, 11 पुट करेंगे। और r प्लस 1/r इक्वल टू 11 दिया हुआ है, तो हम यहाँ से r स्क्वायर प्लस 1/r स्क्वायर निकाल सकते हैं। आर स्क्वायर प्लस 1/r स्क्वायर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस 11 का स्क्वायर करेंगे और उसमें से 2 माइनस करेंगे। तो देखिए 11 का स्क्वायर कितना होता है, 11 का स्क्वायर होता है 121। 11 का हम स्क्वायर करेंगे, 11 का स्क्वायर करेंगे 121 हो जाएगा, उसमें से हम 2 माइनस करेंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, आर स्क्वायर प्लस 1/r स्क्वायर का मान निकल के आ जाएगा। और r प्लस 1/r इक्वल टू हमें क्वेश्चन में क्या दिया 11 माइनस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहाँ से हमारा हो जाएगा, हम माइनस करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 119 और नीचे माइनस करेंगे तो हमारा हो जाएगा 10। यहाँ से हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 119/10 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है 5 cos स्क्वायर 62 डिग्री प्लस 5 cos स्क्वायर 28 डिग्री माइनस 21 बटा 7 साइन स्क्वायर 35 डिग्री प्लस 7 साइन स्क्वायर 55 डिग्री प्लस 1 का मान कितना होगा। हमसे पूछ के रहे, मान पूछ रहे। अब देखिए हम यहाँ से इसे लिख सकते हैं 5 cos स्क्वायर। अब देखिए 62 डिग्री को हम लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस का 28 डिग्री प्लस 5 cos स्क्वायर 28 डिग्री माइनस 21 बटे, अब देखिए यहाँ हमारा क्या है, यहाँ हमारा है 7 साइन स्क्वायर 35 डिग्री। अब देखिए इस 35 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस का 55 डिग्री लिख सकते हैं, 55 डिग्री प्लस का ये हमारा हो जाएगा 7 साइन स्क्वायर 55 डिग्री प्लस का 1। अब देखिए इसे हम क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर 90 डिग्री माइनस का 28 डिग्री, ये हमारा चेंज हो जाएगा, cos स्क्वायर चेंज हो जाएगा साइन स्क्वायर में। अब देखिए 90 माइनस 28 ये हमारा क्या है, पहला चतुर्थांश में है, तो पहला चतुर्थांश में हमारा ऑल पॉजिटिव होता है, यानी ये हमारा पॉजिटिव में होगा। ये हमारा हो जाएगा यहाँ से हमारा हो जाएगा 5, ये हमारा हो जाएगा 5 साइन स्क्वायर 28 डिग्री प्लस 5 cos स्क्वायर 28 डिग्री cos स्क्वायर 28 डिग्री माइनस 21 बटा हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा चेंज हो जाएगा cos स्क्वायर में, ये हमारा हो जाएगा 7 cos स्क्वायर 55 डिग्री प्लस 7 साइन स्क्वायर 55 डिग्री प्लस 1। अब देखिए एक हमारा फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। अब देखिए यहाँ से हम अगर 5 कॉमन लेंगे तो ये हमारा बन जाएगा साइन स्क्वायर 28 डिग्री प्लस का कॉस स्क्वायर 28 डिग्री। तो इसका हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा, दोनों जगह हमारा थीटा क्या है, सेम है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। यानी इसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और 5 हमारा कॉमन है, 5 में 1 से गुना करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा 5 माइनस का 21। अब देखिए यहाँ अगर हम 7 कॉमन ले ले तो ये हमारा क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। 7 में 1 से गुना करेंगे हमारा क्या हो जाएगा, 7 में 1 से गुना करेंगे 7 हो जाएगा, प्लस का 1 हमारा हो जाएगा। अब देखिए यहाँ माइनस करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा माइनस का 16 बटा ये हमारा हो जाएगा 8 से इसे काटेंगे तो ये जाएगा 2 बार में माइनस का 2, यानी इसका मान क्या निकल के आएगा, माइनस का 2 निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के आएगा, माइनस का 2। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया, वो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है त्रिभुज ABC में कोण BAC का समद्विभाजक भुजा BC को D पर काटता है। यदि AB इक्वल टू 10 सेंटीमीटर और AC इक्वल टू 14 सेंटीमीटर है तो BD इज टू BC क्या है। हमसे पूछ क्या रहे हैं, BD और BC का रेशियो पूछ रहे हैं। अब देखिए मैं क्वेश्चन में एक त्रिभुज दिया हुआ है, त्रिभुज ABC। हमें क्वेश्चन में एक त्रिभुज दिया हुआ है, त्रिभुज ABC। अब देखिए हमें क्वेश्चन में और क्या दिया, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है
हमें क्वेश्चन में दिया कि ए बी इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ए बी इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ए सी इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, और हमें दिया हुआ है त्रिभुज ए बी सी के कोण बी ए सी का समद्विभाजक, बी ए सी का यानी इस कोण का समद्विभाजक जो है बी सी को डी बिंदु पर काटता है, इस कोण का समद्विभाजक जो है BC को D बिंदु पर काटता है। अब देखिए इस कोण का समद्विभाजक है तो ये दोनों एंगल आपस में क्या होगा, बराबर होगा। अब देखिए ये दोनों एंगल क्या है, आपस में बराबर है, और ये जो लाइन है, ये जो रेखा है, वो दोनों में क्या है, कॉमन है। यानी यहां से हमें पता चल गया कि ये जो त्रिभुज हमारा होगा वो त्रिभुज हमारा कैसा होगा, समरूप त्रिभुज होगा। अब देखिए त्रिभुज समरूप होगा तो इन दोनों भुजा का जो रेशियो होगा वही रेशियो क्या होगा, इस त्रिभुज के दोनों त्रिभुज के बेस का रेशियो होगा। अब देखिए हम यहां से रेशियो निकालेंगे तो यहां से हमारा रेशियो हो जाएगा 10 और 14 का रेशियो निकालेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 5:7। जो हमारा रेशियो इसका होगा वही रेशियो हमारा इसका होगा, यानी अगर हमारा 5:2 होगा तो ये हमारा कितना होगा, 7:2 होगा। अब देखिए हमसे पूछ क्या रहे, हमसे पूछ रहे हैं BD, हमसे पूछ रहे हैं BD और BC का रेशियो पूछ रहे हैं। तो देखिए BD अगर 5 यूनिट होगा, BD 5 यूनिट होगा तो BC कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक हमारा 5 यूनिट और यहाँ से यहाँ तक 7 यूनिट, ये हमारा हो जाएगा 12 यूनिट। यानी यहाँ से हमारा रेशियो क्या निकल गया, 5:12 निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल गया, 5:12 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दे दी 32 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर विमाओं वाले किसी घनाभ को समान आकार के दो घनों में काटा जाता है। तो घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा दोनों घनों के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। हमसे पूछ क्या रहे, घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा दोनों घनों के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का रेशियो पूछ रहे हैं। तो देखिए रेशियो निकालने के लिए हमें सबसे पहले घन का भुजा निकालना होगा। अब देखिए हम घन का भुजा कैसे निकाल सकते हैं, हमें क्वेश्चन में दिया कि घनाभ को समान आकार के दो घनों में काटा जा रहा है। इसका मतलब ये होगा कि जो घनाभ का आयतन होगा वो किसके बराबर होगा, दोनों घनों के आयतन के बराबर होगा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में जो घनाभ दिया हुआ है उसकी हमें विमाएं दिया हुआ है। तो देखिए हम एक को मान लेते हैं लंबाई, दूसरे को मान लेते हैं चौड़ाई और तीसरे को मान लेते हैं ऊंचाई। तो देखिए लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई पता है तो हम यहाँ से आयतन निकाल सकते हैं। घनाभ के आयतन का फॉर्मूला होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। घनाभ के आयतन का फॉर्मूला जो होता है, आयतन का फॉर्मूला होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो यहाँ से आयतन निकालेंगे तो आयतन हो जाएगा 32 गुने 12 गुने 9 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए ये जो आयतन होगा वो किसके बराबर होगा, दो घन के कुल आयतन के बराबर होगा। अब देखिए घन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, भुजा क्यू। तो देखिए दो घन का आयतन हमारा क्या हो जाएगा, 2 गुने भुजा क्यू हो जाएगा, 2 गुने भुजा क्यू हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से इस इक्वेशन से a का वैल्यू, यानी हम यहाँ से घन का भुजा निकाल सकते हैं। देखिए 2 से अगर हम इस 32 को काटेंगे ये कितने बार में जाएगा, 16 बार में जाएगा। हम यहाँ से इसे लिख सकते हैं 4 गुने 4 गुने 4 गुने 3 गुने 3 गुने 3 लिख सकते हैं। ये किसके बराबर हो जाएगा, ए क्यू के बराबर हो जाएगा। यहाँ से हमारा ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 गुने 3, 4 में 3 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। यहाँ से हमारा घन का भुजा क्या निकल गया, 12 सेंटीमीटर निकल के आ गया। अब देखिए हमसे पूछ क्या रहे, हमसे पूछ रहे घनाभ के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा दोनों घनों के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहे। तो देखिए यहाँ से हम अनुपात निकालेंगे तो देखिए घनाभ के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 2 गुने LB प्लस BH प्लस HL इसका। और हमसे रेशियो क्या पूछ रहे हैं, दोनों घनों के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का रेशियो पूछ रहे हैं। तो देखिए घन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 6 गुने भुजा स्क्वायर, और 2 घन है तो 2 गुने 6 गुने भुजा स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से हमारा 2 से 2 कट जाएगा, हम यहाँ वैल्यू पुट करेंगे। देखिए हम 32 को क्या मान के रखें, लंबाई, 12 को मान के रखें चौड़ाई और 9 को मान के रखें ऊंचाई। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा 32 गुने 12 प्लस 12 गुने 9 प्लस 9 गुने 32 इज टू ये हमारा हो जाएगा 6 गुने भुजा कितना निकल के है, घन का भुजा निकल के 12 सेंटीमीटर, तो 6 गुने 12 हो जाएगा। अब देखिए हम यहाँ गुना करेंगे
32 में गुना करेंगे 12 से, तो 32 में 10 से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 320। उसके बाद 32 में 2 से गुना करेंगे 64 हो जाएगा। 320 में 64 ऐड करेंगे ये हमारा हो जाएगा 320 में 64 ऐड करेंगे ये हमारा हो जाएगा 384 प्लस 12 में 9 से गुना करेंगे ये हमारा हो जाएगा 108 प्लस 32 में 9 से गुना करेंगे, 32 में 9 से गुना करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 8 27 8 18 18 के 8 हाथ में 1 27 और 1 कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा, यानी 288 इज टू 6 गुने 12 हो जाएगा। अब देखिए इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा, इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 84 में 8 ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 92, ये हमारा हो जाएगा 392, 100 ऐड करेंगे 492, 492 में 8 ऐड करेंगे 500, 500 में 280 ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 780, ये हमारा हो गया 780 इज टू 6 गुने 12। अब देखिए इसे 6 से काटेंगे तो ये 6 से जाएगा एक बार में, हाथ में 1 18 जाएगा 6 से 3 बार में 0 आ जाएगा। अब देखिए इसे अगर 2 से काटेंगे तो 2 से 130 कितने बार में जाएगा 65 बार में, और 12 2 से कितने बार में जाएगा 6 बार में, 6 से 12 में गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 72, यानी यहाँ से हमारा रेशियो क्या निकल के आ गया 65:72 निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 65:72 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया, वो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन यदि बेलन के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई क्रमशः 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमसे पूछ कह रहे हैं बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहे हैं। तो देखिए बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2πr × h। अब देखिए हम यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से हमारा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2 गुने पाई का वैल्यू पुट कर लेते हैं 3.14, रेडियस कितना दिया, रेडियस दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर और हाइट कितना दिया 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब देखिए हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। 4 में 5 से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 20, 20 में 2 से गुना करेंगे 40 हो जाएगा। यहाँ से हमारा हो जाएगा 3.14 गुने 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ गुना करेंगे तो यहाँ से हमारा हो जाएगा 0, 16 के 6 हाथ में 1, ये हमारा हो जाएगा 4 1 5 12, 2 अंक से पहले दशमलव है तो हम यहाँ भी 2 अंक से पहले दशमलव लगाएंगे। यहाँ से हमारा निकल के आ गया, यहाँ से हमारा निकल के आ गया 125.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 125.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर क्लास अच्छा लगे तो क्लास को लाइक करिएगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए बाय बाय।